हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टू बी विद यू का 8 एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप इसके प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए, तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिया ने ओ यांग, उसके बॉडीगार्ड और ली दो को डिनर पर बुलाया था। उसके बाद जब वो सभी साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एंट्री होती है वे की। और जैसे ही वे का भाई ली दो वे को देखता है तो वो समझ जाता है कि वे यहाँ पर पक्का कुछ तो कुछ गड़बड़ करेगी ही। आखिर एक भाई से ज्यादा अपनी बहन को कौन जान सकता है। इसीलिए जैसे ही वो वे को देखता है तो वो अपना मुंह छुपा लेता है। दूसरी तरफ जैसे ही ओयांग वे को देखता है वो तो टेबल के नीचे ही छुप जाता है। तो उसके बाद वे अपने भाई के सामने जाती है और उससे कहती है कि भैया, आपने मुझसे कहा था कि आप मीटिंग करने के लिए जाओगे और आप तो इस छोटे से स्टॉल में आके यहाँ पर डिनर कर रहे हो। आपने मुझसे ये सब झूठ झूठ क्यों कहा। तो उसके बाद जैसे ही वे ये सब अपने भाई से कह रही होती है तभी उसकी नजर ओयांग पर पड़ती है, जो कि एक टेबल के नीचे उसको देखकर छुप जाता है। तो वो ओयांग से कहती है कि ओयांग, तुमको क्या हुआ, तुम मुझे देखकर इस तरीके से छुप क्यों रहे हो। वे की बातें सुनने के बाद ओयांग उससे बोलता है कि मैं तुमसे छुप थोड़ी रहा था, वो तो मेरी शूज की लेस खुल गई थी ना, इसलिए मैं उसे बांध रहा था। ओयांग से भी बात करने के बाद फाइनली वे की नजर पड़ती है मिया पर और वो मिया को देखकर कहती है कि तुम तो वही लड़की हो ना जिसने मुझे एलिवेटर के सामने डांटा था। और फिर उसके बाद वो ओयांग से कहती है कि ओयांग, तुमको क्या हो गया है, तुम इतने ज्यादा अमीर हो तो तुम्हें इस छोटे से स्टॉल में आने की क्या जरूरत है। तुम्हें अगर खाना ही खाना था तो हम किसी महंगे रेस्टोरेंट में चलते। ये सारी बातें सुनने के बाद मिया ओयांग से कहती है कि तुम दोनों क्या एक दूसरे को जानते हो। इसका मतलब कि ओयांग, इसने तुम्हें तुम्हारा कोट वापस दे दिया होगा ना। तो मिया की ये सारी बातें सुनने के बाद ओयांग थोड़ा सा घबराता है और मिया से कहता है कि ओह अच्छा, तुम इस लड़की के बारे में बात कर रही थी, इसको तो मैं जानता हूँ। तो ये सारी सिचुएशन देखने के बाद ओयांग इशारों में ही लीदोंग से मदद मांगता है। तो लीदो सिचुएशन संभालते हुए बोलता है कि आई थिंक तुम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एक काम करता हूँ कि अब मैं तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मिया ये मेरी छोटी बहन है और इसका नाम वे है, और वे इसका नाम है मिया। मिया नाम सुनने के बाद वे को याद आता है जब वो चैन से और ओयांग की बातें सुन रही थी तो चैन सेके से मिया नाम की लड़की के बारे में बात कर रहा था और ओयांग को मिया से दूर रहने के लिए कह रहा था। और चैन से की बातें सुनने के बाद ओयांग उससे बोलता है कि अब मिया सिंगल है और तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो, इसीलिए मैं उसे प्रपोज करूं या उसके साथ फ्लर्टिंग करूं, इससे तुम्हें क्या लेना देना है। तो इन्हीं सब बातों को याद करते हुए वे मिया से कहती है कि एक सेकंड, तुम्हारा नाम मिया है, इसका मतलब कि तुम वही लड़की हो ना जो ओयांग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। तुम सच में बहुत ही ज्यादा बदतमीज लड़की हो, तुम्हारी जैसी लड़कियों को तो मैं अच्छे से जानती। पहले ही तुमने अपने बॉयफ्रेंड को तो छोड़ लिया है, अब मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ तुम नजरें डाल रही हो। तो उसके बाद मिया वे से बोलती है कि तुम्हें देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि तुम लीदो की बहन हो, क्योंकि उसका नेचर कितना ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुम्हारी बातों से तो झलकता ही है कि तुम में अपने पैसों का कितना ज्यादा घमंड है। और वैसे भी तुमको अपने पैसों पे इतना घमंड क्यों है, वो पैसे तुमने थोड़ी कमाए हैं। जिन पैसों पर तुम इतना ज्यादा ऐश कर रही हो ना, वो पैसे तुम्हारे दादाजी ने, तुम्हारे पापा ने और तुम्हारे भाई ने कमाए, इसीलिए इन सब चीजों के लिए तुम्हें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। और आज पता मैं सच्ची में कहना चाहूंगी कि मुझे ओयांग की फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है जो तुम उसकी फैमिली की मेंबर बनने वाली हो। मिया की ये सारी बातें सुनने के बाद ओयांग अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और हंसने लग जाता है। ये सब सुनने के बाद वे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने भाई से बोलती है कि भैया, आप सुन रहे हो कि ये मेरे लिए क्या बोल रही है। तुम दोनों इसकी बातें सुन रहे हो कि ये मेरे लिए कितना ज्यादा बकवास बोल रहा है, फिर भी तुम इस बेवकूफ लड़की के साथ डिनर कर रहे हो। इस लड़की पे तमीज है ही कहाँ, पहले तो इसने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे दिया और अब यहाँ पर बैठकर तुम दोनों के साथ फ्लर्टिंग कर रही है। वे की ये सारी नॉनसेंस बातें सुनकर मिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने सामने पड़े जूस को वे के सर पे डाल देती है। ये सब देखकर ओयांग और वे का भाई बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, मिया ने वे के साथ ऐसा किया तो वे चुपचाप से ये सब सह लेगी। ये सब देखने के बाद वे को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिया के साथ लड़ने लग जाती है। और इसी तरीके से उन दोनों की लड़ाई छुड़ाने के लिए फाइनली वे के भाई को उसके सामने आना पड़ता है और वो जैसे तैसे कर कर वे को मिया से दूर ले जाता है। मिया से दूर जाते हुए भी वे को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो मिया से बोलती है कि मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, देख लेना, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। मिया और वे की ये फाइट देखकर ओयांग हंसने लग जाता है और मिया से कहता है कि प्लीज क्या तुम मेरी सेक्रेटरी बनोगी। तो मिया उसको गुस्से में देखने लग जाती। तो उसके बाद ओयांग बोलता है कि मैं सच्ची बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ ओयांग की मदर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। तब तक वहाँ पर ओयांग के डैड आ जाते हैं और वो उसकी मॉम को घर चलने के लिए कहते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रही हो। तो ओयांग की मॉम बोलती है कि अच्छा, मुझे इस तरीके से ड्रिंक करते देखकर तुम्हें बहुत ज्यादा शर्म आ रही होगी ना, तो एक काम करो कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, इससे तुम भी खुश हो जाओगे और मैं भी खुश हो जाऊंगी। तो ओयांग के डैड उससे बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तो ये सब सुनकर ओयांग की मॉम उसके डैड से बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, ना ही तुम मुझे जीने दे रहे हो, ना ही तुम मुझे मरने दे रहे हो, आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो ये सब सुनकर ओयांग के डैड उससे बोलते हैं कि अभी तुम घर चलो, तुम ये सब इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुमने अभी ड्रिंक कर रखा है।
तो उसके बाद ओयांग की मॉम उनसे बोलती है कि घर मेरा कौन सा घर है, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। ओयांग की मॉम की बात सुनने के बाद ओयांग के डैड वहाँ पर से चले जाते हैं और अपनी बीवी की ये सारी बातें सुनने के बाद उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में वे को पता चलता है कि ओयांग ने चेंसे को कंपनी से निकाल दिया है। ये सब सुनकर उसको ओयांग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही कंपनी के सारे मेंबर्स की मीटिंग बुलाती है। सभी मेंबर्स के आने के बाद वो सबको बताती है कि आज मैंने ये इम्पोर्टेंट मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि ओयांग ने चेंसे को बिना किसी कारण के इस नौकरी से निकाल दिया है। तो मैं ओयांग से ये पूछना चाहती हूँ कि किस कायदे से उसने चेंसे को इस नौकरी से निकाला है। तो उसके बाद वो कंपनी के मैनेजर से पूछती है कि क्या आज तक चेंसे ने कभी भी हमारे कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ा है। तो वो मैनेजर वे से कहता है कि नहीं, आज तक चेंसे ने कभी भी हमारी कंपनी का कोई भी रूल नहीं तोड़ा है, बल्कि में उसकी वजह से तो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। वो हमेशा ओवर टाइम करता है और हमारी कंपनी को बहुत ही सारे न्यू आइडियाज भी देता है। चेंसे के बारे में वे सिर्फ उसके मैनेजर से ही नहीं पूछती है बल्कि वहाँ पर बैठे सब लोगों से पूछती है और सभी लोग यही सब सुन के चेंसे की बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं। तो यही सब सुनने के बाद वे ओयांग से कहती है कि अब मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने चेंसे को नौकरी से निकाला क्यों है, क्या तुम मुझे इसका रीजन बता सकते हो। वे का ये क्वेश्चन सुनकर ओयांग कुछ भी नहीं बोल पाता है और बस चुपचाप उसके सामने बैठ जाता है। तो यही सब देखने के बाद वे उससे बोलती है कि तुम इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो, मैं मानती हूँ, लेकिन किसी भी कंपनी के मेंबर को तुम इस तरीके से निकाल नहीं सकते हो। तुमने देखा ना कि सभी कंपनी के मेंबर्स चेंसे की कितनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, तो तुमको इस कंपनी से चेंसे को निकालने का हक किसने दिया। क्या तुम अपने आप को इस कंपनी से भी बड़ा समझते हो कि अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए तुम इस कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो। इस बात का तुम ध्यान रखना कि इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार से अगर तुमने यही गलती दोबारा से दोहराई तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। और इसी तरीके से वो लास्ट में चेंसे से माफी मांगती है और सभी के सामने ओयांग को बहुत ही ज्यादा बेइज्जत करती है। थोड़े ही देर में मीटिंग खत्म होने के बाद ओयांग अपने बॉक्सिंग क्लब जाता है और एक्सरसाइज करते टाइम भी उसको बस वे की ये सारी बातें याद आ रही होती है और वो बस यही सोच रहा होता है कि किसी अरे गहरे लड़के की वजह से किस तरीके से उसकी बहन सबके सामने उसकी इस तरीके से बेइज्जती कर सकती है। तो जब वो यही सब सोच रहा होता है तो थोड़ी देर में उसके सामने उसका बॉडीगार्ड आता है। तो वो अपने बॉडीगार्ड को अपने साथ लड़ाई करने के लिए बोलता है। तो लड़ाई खत्म होने के बाद उसका बॉडीगार्ड उससे पूछता है कि क्या हुआ, आज तुम इतने ज्यादा उदास क्यों हो। तो ओयांग उससे बोलता है कि आज वे ने सबके सामने मुझे बहुत ज्यादा डांटा और वो भी किसी की वजह से नहीं, चेंसे की वजह से। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आज वो चेंसे उसके लिए मेरे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया जो उसने सभी मेंबर्स के सामने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती की। तो ओयांग की ये सारी बातें सुनने के बाद उसका बॉडीगार्ड उससे कहता है कि वैसे एक बात बताऊं, गलती तुम्हारी ही थी, कुछ भी हो जाए तुम्हें इतना क्विक डिसीजन कभी भी नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी चेंसे तो तुम्हारी कंपनी में कब से काम कर रहा है, विदाउट रीजन तुमने उसे ऐसे निकाल दिया, ये तो बुरा है ना। बट हाँ, आजकल तुम्हारी बहन बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है, वो कब से ऑफिस भी नहीं गई और कब से घर भी नहीं आई है। तो ये सब सुनने के बाद ओयांग उससे बोलता है कि ये सारी बातें तुम्हें कहाँ से पता है। तो उसके बाद उसका बॉडीगार्ड उससे बोलता है कि शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे घर के सारे मेंबर्स की सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी तरफ लीदो के ऑफिस में भी मीटिंग होती है जो कि थोड़ी ही देर में खत्म हो जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद लीदो मिया को याद करने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि वो उसको कितने अच्छे तरीके से समझती है, क्योंकि उसे भी ऐसा लगता था कि वाकई में उसकी बहन पर भी पैसों का बहुत ज्यादा घमंड है। पर जो आज मिया ने उसे बोला, ये सब सुनकर तो पक्का उस पर अकल आ ही जाएगी और वाकई में उसे पता चलेगा कि पैसे कमाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है और उसके पापा, उसका भाई और उसके ग्रैंडफादर ने ये सब और पैसों को इकट्ठा करने में कितनी मेहनत की होगी। इसीलिए तो जब मिया ये सब बोल रही थी तो लीदो बस मिया को ही देखते जा रहा था। थोड़े ही देर में वे ओयांग को फोन करती है, लेकिन ओयांग उसके कॉल का रिप्लाई नहीं देता है और वे का कॉल देखने के बाद उसको याद आ जाता है कि किस तरीके से वे फर्स्ट डे जापान से आने के बाद उसके ऑफिस में आई थी तो उसने उसकी कितनी ज्यादा बैंड बजा दी थी। और जब देखो तब बस यही लग रही थी कि मेरी तुमसे शादी होने वाली है, इसलिए तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते, और तुम्हारे लिए ही मैं 4 साल जापान में पढ़ाई करने के लिए गई थी, इसलिए अब तुम्हें शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। पहले से ही ओयांग की मूड की बैंड बज रखी थी, लेकिन जैसे ही वो वे का कॉल देखता है ना तो वो और भी ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं 3-4 धक्के कहीं कॉल पे वे ही उसे ना दे दे और दोबारा से कहीं उससे कुछ ऐसी बात ना कह दे जिससे उसका मूड और भी ज्यादा खराब हो जाए। ओयांग के एक बार कॉल ना उठाने पर वे रुकती नहीं है और बार बार उसको कॉल ही करती जाती है, बट ओयांग उसकी एक बार भी कॉल नहीं उठाता है और वे की ये सारी हरकतों को देखकर वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि किस तरीके से मिया ने ज्यादा कुछ ना बोलते हुए भी वे की कितनी सारी बेइज्जती कर दी थी और जब मिया ने वे के सर पे जूस डाला था ना तो सबसे ज्यादा दिल पे ठंडक ओयांग की ही पड़ी थी, क्योंकि वे उसे हमेशा इतना ज्यादा परेशान जो करती थी और ये सब देखकर भी ओयांग कुछ नहीं कर पाता था। दूसरी तरफ लीदो अपने लैपटॉप पे मिया की फोटो देखता है और मिया की फोटो देखते हुए उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद उसे वो इंसिडेंस याद आता है जो वो पहली बार मिया से मिला था।
जब मिया के पापा का स्टॉल कुछ ज्यादा फेमस नहीं था तभी वहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक गुंडे आते हैं और वो मिया के पापा के स्टॉल में अपनी दादागिरी दिखाने लग जाते हैं और उनके स्टॉल में आकर तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। यही सब कुछ ही दूर से मिया भी देख रही होती है। मिया और मिया के पापा के साथ वो गुंडे इतना सब कुछ करते हैं लेकिन कोई भी उनके लिए कुछ भी नहीं बोलता है और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उन गुंडों के खिलाफ जाकर मिया और मिया के पापा का साथ दे। यही सब देखकर मिया बहुत ज्यादा डर जाती है। मिया के पापा उन गुंडों को ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा मना करते हैं लेकिन वो गुंडे उनकी एक बात भी नहीं सुनते हैं। दूसरी तरफ मिया थोड़ी सी हिम्मत दिखाती है और अपने सामने रखा हुआ स्टूल पकड़ती है और उसके बाद उस गुंडे को मारने लग जाती है। बट इस सब से उस गुंडे पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है और वो दोबारा से मिया को ही मारने वाला होता है। तब तक वहाँ पर लीडो आ जाता है और लीडो उन गुंडों को मार देता है और तभी से लीडो मिया को पसंद करने लग जाता है। लेकिन उसको पता था कि मिया का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो वो कभी भी उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है और इसीलिए उसने आज तक मिया को अपने दिल की फीलिंग्स कभी भी नहीं बताई थी। लीडो ने मिया की हेल्प की थी इसीलिए मिया उससे थैंक यू बोलती है। तो लीडो उससे बोलता है कि मेरा रेस्टोरेंट तुम्हारे स्टॉल के सामने ही है, अगर ये गुंडे दोबारा आकर तुम्हें परेशान करेंगे तो मुझे बता देना। और इसी तरीके से उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। जब लीडो ये सब सोच रहा होता है तो दूसरी तरफ ओयांग मिया के घर पर जाता है तो मिया के दादाजी ओयांग को बताते हैं कि मिया सब्जी लेने के लिए गई है और वो थोड़ी देर में आने वाली होगी। बट काफी देर हो जाती है इसीलिए ओयांग दोबारा से दादाजी को बोलता है कि दादाजी यहाँ पर से सब्जी मार्केट कितना ज्यादा दूर है। तो ये सब सुनकर मिया के दादाजी ओयांग को बड़ा ही फनी आंसर देते हैं और उससे कहते हैं कि मिया का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है इसलिए तुम उसके चक्कर पे मत पड़ो और वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को प्यार करते हैं इसलिए तुम्हारी एंट्री होना तो नामुमकिन है। मिया के दादाजी की ये सारी बातें सुनकर ओयांग अपनी हंसी रोक नहीं पाता है और हंसने लग जाता है। तब तक थोड़ी ही देर पे वहाँ पर मिया भी आ जाती है और मिया ओयांग से कहती है कि आज क्या बात तुम दोबारा से मेरे स्टॉल पे आ गए, क्या तुम्हें हमारे स्टॉल का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया है जो तुम हमेशा यहाँ आ जाते हो। तो ओयांग उससे बोलता है कि आज मैं तुम्हारे यहाँ पर खाना नहीं खाया बल्कि तुम्हें खाने पे इनवाइट करने के लिए आया हूँ। तो मिया उससे बोलती है कि तुम मुझे खाने पे इनवाइट क्यों कर रहे हो। तो ओयांग उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें किडनैप होने से बचाया था तो तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती हो कि तुम मेरे साथ डिनर करने के लिए आओगी। और वैसे भी दरअसल मुझे तुमसे चैंसे के बारे में कुछ बात करनी है। तो मिया उससे बोलती है कि तुम्हें मुझसे चैंसे के बारे में कुछ बात करनी है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी बट पहले मैं सब्जी रख कर आ जाती हूँ। और ऐसा ही कहकर वो अंदर भाग जाती है। थोड़ी ही देर में लीडो के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें वे ने उसे एक नाइफ की फोटो भेजी होती है और उस पर लिखा होता है कि भैया मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मॉम डैड को मेरा गुड बाय कहना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए वो मिया हो गई है। तभी तो उस दिन रेस्टोरेंट में उसने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती की थी लेकिन आपने उसको कुछ भी नहीं कहा। अब जब मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ तो मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी। एक तरफ उसने अपने भाई के फोन पे इतने सारे इमोशनल मैसेजेस भेजे होते हैं तो दूसरी तरफ वो आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खा रही होती है और मजे से टीवी देख रही होती है। वे की ये सारी बातें सुनने के बाद लीडो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो फटाफट से अपनी कार निकालता है और उसके बाद वे के पास चला जाता है। तो दूसरी तरफ मिया ओयांग से कहती है कि कब से तुम खाना ही खाने पे लग रखे हो, तुम्हें पता है ना हम यहाँ पर चैंसे के बारे में बात करने के लिए आए हैं तो तुम मुझे बता लो तुम्हें उसके बारे में मुझे क्या बताना था। तो ओयांग उससे बोलता है कि रुक जाओ पहले मुझे खाना खाने दो उसके बाद मैं तुम्हें आराम से सारी बात बताऊंगा। तो मिया उससे बोलती है कि तुम उतनी देर से खाना खा रहे हो, अब जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हें मुझे चैंसे के बारे में क्या बताना था। तो उसके बाद ओयांग उससे बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम दोनों बचपन से ही रिलेशन में हो और एक दूसरे को पसंद करते हो, यहाँ तक कि तुम दोनों साथ में ही बड़े भी हुए हो, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते भी हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि सडनली चैंसे को ऐसा क्या हो गया कि वो इतना ज्यादा चेंज हो गया कि इसने तुमसे ब्रेकअप कर दिया। नहीं मतलब थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते थे लेकिन इतना ज्यादा चेंज कैसे आ सकता है, और वो भी तभी क्यों जब तुम यूरोप से अपनी पढ़ाई खत्म करके यहाँ पर हमेशा के लिए रहने आने वाली थी। ओयांग की ये सारी बातें सुनने के बाद मिया रोने लग जाती है बट ओयांग तो अपनी ही बातें बोल रहा होता है तो उसका ध्यान मिया की तरफ जाता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद सडनली जब वो मिया की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो तो रो रही है। तो ये सब देखकर वो उसको चुप कराने लग जाता है लेकिन उसके बाद मिया और भी ज्यादा तेज रोने लग जाती है। पूरे रेस्टोरेंट के लोग उसको देखने लग जाते हैं। तो ओयांग उससे बोलता है कि हे तुम रो मत, तुमने तो मुझे कहा था कि मैं तुमसे चैंसे के बारे में बात करूं, अब तुम रो क्यों रही हो। अच्छा चलो सॉरी, अब मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं करूंगा, बस तुम रोना बंद कर दो। सबके सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं ही तुम्हें रुला रहा होगा। अगर तुम इसी तरीके से रोती रही ना तो यहाँ पर लोग आकर मुझे मारने लग जाएंगे और कहेंगे कि मैं ही तुम्हें बुली कर रहा हूँ, इसलिए तुम चुप हो जाओ प्लीज। दूसरी तरफ कार ड्राइव करते हुए लीडो वे को कॉल मिलाता है और उससे बोलता है कि वे मुझे इस तरीके से डराओ मत, तुम बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हें। तो वे उससे बोलती है कि भैया जो कुछ भी हुआ मुझे अब जीना नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। जो हो गया सो हो गया, मैंने आपको भी माफ किया और मिया को भी माफ किया। तो उसका भाई उससे बोलता है कि इतनी सी छोटी सी बात पे तुम सुसाइड क्यों कर रही हो। जो भी प्रॉब्लम है हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे ना, पर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुसाइड थोड़ी होता है। प्लीज तुम मुझे इस तरीके से डराओ मत। वे के भाई को वे के लिए इतनी ज्यादा टेंशन हो रही होती है लेकिन वे को तो इससे कुछ परवाह नहीं थी। वो तो अपने भाई से चिप्स खाते खाते बात कर रही थी।
और फिर उसके बाद वे अपने भाई से कहती है कि भैया बहुत हो गया, मैं अब थक चुकी हूँ लड़ते लड़ते और मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही बचा है। ये सब सुनकर उसका भाई बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और भी तेज गाड़ी चलाने लग जाता है। थोड़ी ही देर में वे बोलती है कि अब तो उसका भाई आने ही वाला होगा, इसीलिए वो सुसाइड की एक्टिंग की प्रैक्टिस करने लग जाती है और अपने ही आप सोचने लग जाती है कि अब तो वो मिया को सबक सिखा कर ही रहेगी। ये सब करने में उसको बड़ा ही मजा आ रहा होता है। दूसरी तरफ मिया चैंसे के बारे में सोच सोच कर बहुत ही ज्यादा उदास होती है तो ओ यांग उसके लिए बहुत ही सारी खाने की डिशेज मंगा देता है और उससे कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इनमें से क्या पसंद है, बट तुमको जो भी पसंद है तुम उठा सकती हो और मुझको माफ कर दो। उस टाइम मैंने तुम्हारे बदले का खाना खा लिया था ना, लेकिन अब तुम्हें जो भी खाने का मन कर रहा है तुम खा लो। और मैंने सबके सामने तुमको रुलाया, उसके लिए भी मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था और अगर तुम्हें कुछ और भी खाना है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगा। तो उसके बाद मिया ओयांग से कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि मैं मुझे तुमसे माफी मांगनी है क्योंकि उस टाइम रेस्टोरेंट में मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई और वहीं पर ही रोने लग गई। तुम्हें वहां पर बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हुआ होगा ना मेरी वजह से, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तो ओयांग कहता है कि अरे कोई बात नहीं, बट अब तुम ठीक हो ना। तो मिया कहती है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, चलो अब तो मुझे चैंजे के बारे में बताओ, तुम क्या बता रहे थे। तो ओयांग उससे बोलता है कि पहली बार तो मैंने गलती कर ली, लेकिन मैं उस गलती को दोहराऊंगा नहीं। पिछली बार मैंने चैंजे के बारे में बात करनी शुरू ही क्या की तो तुम रोने लग गई, और अगर तुमने यहाँ पर भी रोना शुरू कर दिया ना तो ये रेस्टोरेंट के लोग मुझे अपने रेस्टोरेंट में आने के लिए मना कर देंगे। मैंने तो आज से डिसाइड कर लिया कि मैं कभी भी तुम्हारे सामने चैंजे के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो मिया उससे बोलती है कि आई एम सो सॉरी, उस टाइम मैंने गलती कर ली, लेकिन अब मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लूंगी, तुम मुझे अब सब कुछ बेझिझक बता लो। तो ओयांग उससे बोलता है कि सच में मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम दोबारा रो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। तो मिया उससे बोलती है कि आई प्रॉमिस मैं अब दोबारा नहीं रहूंगी। तो फिर उसके बाद ओयांग उससे बोलता है कि ओके चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उसके बाद वो मिया से कहता है कि जैसा कि तुमको पता ही है कि तुम चैंजे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो और तुमने बचपन से ही उसके साथ पढ़ा भी है, इसलिए तुमसे ज्यादा अच्छी तरीके से तो उसको कोई जानता भी नहीं होगा। तो तुमको पता ही है कि चैंजे 3 सालों से हमारी कंपनी में काम कर रहा है और उसने किसी अच्छी और फेमस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। तो मुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आया कि 3 सालों में उसने ऐसा क्या किया जो उसे इतनी बड़ी पोजीशन मिल गई, क्योंकि आज तक तो मैंने कंपनी में ऐसा किसी को भी नहीं देखा है जिसको इतनी जल्दी इतनी बड़ी पोजीशन मिल गई हो। और वैसे भी चैंजे ने तुमसे अब तक ब्रेकअप नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि तुम यूरोप से पढ़ाई खत्म करके यहाँ पर आ रही हो, वैसे ही उसने तुमसे इतने जल्दी ब्रेकअप क्यों कर लिया। तो ये सब सुनकर मिया उसे बोलती है कि भले ही चैंजे ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन मैं अभी भी यही बोलना चाहूंगी कि वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़का है और उसने इसीलिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी किया होगा जिसके कारण उसे इतनी बड़ी पोजीशन मिल गई। तो मिया की ये सारी बातें सुनने के बाद ओयांग उससे बोलता है कि तुम क्यों चैंजे पर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करती हो। देखो ऑफिस में हर एक इंसान बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, 24 आवर्स काम करता है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ चैंजे को ही क्यों मिली। इन सारी बातों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि चैंजे को पक्का कोई और लड़की मिल गई है जो कि बहुत ही पावरफुल भी है और रिच भी है, और इसीलिए इतने जल्दी चैंजे इतने आगे बढ़ गया। और मुझको तो ऐसा लग रहा है कि वो लड़की कोई और नहीं है, बल्कि वो लड़की है लिu शांग। तो मिया उससे बोलती है कि ये लड़की कौन है। तो उसके बाद चैंजे उसे बोलता है कि ये लड़की 38 साल की है और इसकी ऑलरेडी 2 बार शादी हो चुकी है, और मुझको ऐसा लग रहा है कि अब जिस तीसरे लड़के से वो शादी करने वाली है वो कोई और नहीं है बल्कि चैंजे है। तो ये सब सुनकर मिया उससे बोलती है कि उसने हमारी लव स्टोरी में टांग लड़ाई है, इसलिए थर्ड पर्सन वो है, चैंजे नहीं। तो ओयांग उससे बोलता है कि ओके ओके हाँ थर्ड पर्सन वही लड़की है, बट मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, इसीलिए मैं उस लड़की पे नजर रखूंगा। तो मिया उससे बोलती है कि तुम ऐसे ही क्यों सोच रहे हो कि वही लड़की ये सब कर सकती है, ये सब तुम्हारी बहन भी तो कर सकती है। तो जब मिया ये सब बोल रही होती है तो दूसरी तरफ चैंजे ओरे को उसके भाई के खिलाफ भड़का रहा होता है और उससे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ओयांग ने ये सब इसलिए किया है क्योंकि वो सबके सामने दिखाना चाहता है कि वो इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है और उसके हाथ में कितनी ज्यादा पावर है। वैसे तो वो इस कंपनी का मालिक बन नहीं सकता है, तो उसने ये सोचा होगा कि मुझे निकाल कर वो सभी लोगों के दिल पे अपना डर पैदा कर सकता है। तो यही सब सुनकर ओरे उससे बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ओयांग ये सब करेगा, उसको तो बिजनेस से कोई मतलब भी नहीं है, उसको बस वीडियो गेम खेलना पसंद है, बिजनेस उसके बस की बात नहीं है। तो उसके बाद चैंजे उससे बोलता है कि टाइम बदलता है और लोग भी बदलते हैं, क्या पता अब ओयांग को बिजनेस पे इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि किसको लग्जरियस लाइफ पसंद नहीं है। और वैसे भी इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि वो तुम्हारा अपना भाई नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी, तब तक के लिए बाय।